नेहरू से होते हुए शास्त्री जी और उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, आज हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच संबंध किस प्रकार के रहे इस विषय में बात करेंगे। हम लोग ने देखा था कि 1947 से वर्ष 1990 तक भारत और अमेरिका के संबंधों में वैसी गर्मजोशी उत्साह नहीं था जैसा कि भारत और सोवियत संघ के संबंधों में था। लेकिन 1990 में वैश्विक स्तर पर जो परिवर्तन हुए, यूनिपोलर वर्ल्ड बना, सोवियत संघ डिसॉल्व हो गया, साथ ही भूमंडलीकरण का आरंभ हुआ, उसके साथ भारत और अमेरिका के संबंधों में भी बदलाव आरंभ हो गया और ये बदलाव सकारात्मक थे। दोनों देश एक दूसरे के करीब आ रहे थे। 2004 में डॉक्टर मनमोहन प्रधानमंत्री बने और उनके कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत हुए। दोनों देशों के संबंधों में गर्मजोशी आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री थे और इसलिए उन्होंने ये देखते हुए कि भारत का इसमें इंटरेस्ट है, आर्थिक रूप से भारत के लिए अच्छा होगा कि अमेरिका के साथ संबंधों को बेहतर बनाया जाए। तो दोनों देशों ने आपस में वार्ता के दौरों को आरंभ किया और एक नई सक्रियता इस काल में देखी गई। 14 अप्रैल 2005 को भारत और अमेरिका के बीच में एक हवाई समझौता साइन किया गया, जिससे दोनों देशों के बीच में जो हवाई जो यात्रा थी वो आसान बन पाई। इसी प्रकार 28 जून 2005 को पारस्परिक रक्षा संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भारत और अमेरिका ने नए रक्षा सहयोग समझौते पर वॉशिंगटन में हस्ताक्षर किए। इन सारी चीजों के बीच में एक जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो था भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु समझौता, सिविल न्यूक्लियर डील, जिस पर हस्ताक्षर हुए दोनों देशों के बीच में। ये समझौता इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये समझौता नाभिकीय ऊर्जा की दिशा में भारत और अमेरिका के सहयोग को स्थापित करता है। आज के समय में जबकि सभी देशों की जो एनर्जी की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है, वो लगातार बढ़ रही है और जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रहे हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। और अगर हम ऑयल को ही देखें तो शायद ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 साल का ऑयल रिजर्व हमारे पास होगा। तो आज जरूरत है कि हम ऐसे एनर्जी के साधनों को बनाएं, प्राप्त करें, जिससे न केवल हमारी ऊर्जा की जरूरत पूरी हो बल्कि क्लीन एनर्जी प्राप्त हो सके। क्योंकि बहुत जिम्मेदारी हमारी बनती है क्लाइमेट चेंज के प्रति। अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए भारत भी जिम्मेदार है और इस जिम्मेदारी को समझते हुए ये समझा गया, ये देखा गया कि जो भविष्य है वो अब नाभिकीय ऊर्जा में है, न्यूक्लियर एनर्जी में है। और इसीलिए भारत और अमेरिका के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील साइन करने की दिशा में मनमोहन सिंह की सरकार ने कदम बढ़ाए। एक और कारण था इस डील को साइन करने का कि भारत के अपने जो परमाणु रिएक्टर्स थे वे अपनी क्षमता से काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें जो ईंधन चाहिए था वो प्राप्त नहीं होता था। अपने परमाणु संयंत्रों को ईंधन की उपलब्धता निर्बाधित तरीके से दिलाने के लिए भी ये जरूरी था कि भारत एक ऐसी डील पर साइन करे जिससे उसके परमाणु कार्यक्रम को वैधता प्राप्त हो सके। भारत ने 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया था और उस परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे जो बाद में हटाए गए।
भारत ने एनएनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और इसलिए भारत के लिए ये मुश्किल होता था कि वो अपने परमाणु संयंत्रों को ठीक तरीके से चला सके, क्योंकि उसे वो ईंधन नहीं प्राप्त होता था। तो इस सिविल न्यूक्लियर डील के माध्यम से जहां एक और भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों को आईएईए के लिए खोला, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के इंस्पेक्शन के लिए खोला, 22 में से 14 हमारे संयंत्र का इंस्पेक्शन आईएईए कर सकता है, तो वही हमें अपने इन संयंत्रों के लिए जो ईंधन की आवश्यकता थी वो भी प्राप्त होने की संभावना दिखी, वो सुनिश्चित हुआ। ये भी महसूस किया भारत ने कि वो इसके माध्यम से एनएसजी में, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल हो सकता है। ऑल्दो हम देखते हैं कि आगे कुछ देशों ने इस बात का विरोध किया, क्योंकि भारत ने एनएनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए उसे एनएसजी में शामिल नहीं होना चाहिए। चीन भी उनमें से एक प्रमुख राष्ट्र था। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच में अनेक वार्ताओं के पश्चात दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ और 18 जुलाई 2006 को भारत और अमेरिका ने एक साझा बयान जारी किया, और जिसका सबसे महत्वपूर्ण भाग यही था नाभिकीय ऊर्जा समझौता के बारे में। इस समझौते से भारत ने अपने जो परमाणु रिएक्टर्स थे उनको तो ओपन किया ही, और उसके साथ ही साथ उसमें और भी कुछ जो कंडीशंस थी उनको स्वीकार भी किया। भारत ने अपने आप ये कहा, यूनिलेटरली कहा कि वो कोई और परमाणु परीक्षण अब नहीं करेगा। 1998 में हमने दूसरा परीक्षण किया था और उसके बाद ये माना जा रहा था कि अब भारत को अगले परमाणु परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये एक माइलस्टोन कहा जा सकता है भारत अमेरिका संबंध में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान, जब दोनों देशों के बीच में ये समझौता हुआ। अमेरिका की कांग्रेस में भी इसको लेकर एक कानून बना, हाइड कानून जिसको कहा गया, और ये जो संधि की थी राष्ट्रपति ने, उस पर मोहर लगा दी गई। भारत में इसको लेकर काफी तनाव हुआ और भारत में कुछ दलों ने, विशेष रूप से जो वामपंथी दल थे, उन्होंने इसका विरोध किया, और सीपीएम, सीपीआई, बीएसपी, बीजेपी आदि ने इस समझौते का विरोध किया, और वामपंथी दलों ने यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। नतीजा ये हुआ कि मनमोहन सिंह को अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए सदन में विश्वास मत प्राप्त करने की जरूरत पड़ गई, लेकिन उन्होंने ये विश्वास मत हासिल किया और उससे ये स्पष्ट हो गया कि वे इस समझौते पर आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। हाँ, कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? तो अभी तक जितनी बात हम लोगों ने कही उसमें हमने देखा कि जहां एक और ये समझौता किया जा रहा था, तो वही देश के अंदर इसको लेकर बहुत एप्रीहेंशंस थे। ये भय था कि अगर हम अपने परमाणु संयंत्रों खोल देंगे आईएई के लिए, विदेशी ताकतों के लिए, तो हमारा जो परमाणु प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो स्वतंत्र नहीं रह जाएगा। और ये भी कहा गया कि इसके कारण भारत को अमेरिका की दिखाई विदेश नीति पे चलना पड़ेगा, भारत अपनी जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसका पालन नहीं कर पाएगा। ये सारे एप्रीहेंशंस रेज किए गए और इस जो संधि थी उसमें कमी और जो भी उसके लाभ थे उन सब पर बहुत लंबा डिस्कशन हुआ, बड़ी बातचीत हुई, और उसके पश्चात अंततः भारत में भी ये समझौता पारित हो गया। यद्यपि आज भी एनएसजी के द्वारा भारत को मान्यता नहीं प्रदान की गई है और उसमें कहीं ना कहीं कोई जो अड़चने हैं वो आती रहती हैं, जैसे चीन के द्वारा ही इस बात का विरोध किया जाता रहता है, क्योंकि चीन
इस संधि को इस रूप में देखता है कि इसके कारण भारत चीन के बराबर खड़ा हो रहा है। इसके अलावा अमेरिका के साथ जो सहयोग उत्पन्न हुआ इस संधि के कारण भारत के साथ, उसका भी चीन विरोध करता है। और आपने देखा कि विगत कुछ समय में चीन के द्वारा जिस तरीके से बॉर्डर इश्यूज को रेज किया गया, उससे उसकी जो नाराजगी है वो झलकती है कि वो यह पसंद नहीं कर रहा है कि भारत अमेरिका के नजदीक जाए। और उसकी जो पॉलिसी रही है वो भारत को ब्लीड करने की है, यानी कुछ कुछ वार करते रहो जिससे भारत को परेशानी उत्पन्न होती रहे। तो ये संधि जो परमाणु समझौता था, जो सिविल न्यूक्लियर डील था, वो विशेष महत्व प्राप्त कर लेता है भारत अमेरिका में। और इस पर एक अलग से प्रश्न भी आता है कि डिस्कस इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। और इसलिए इस समझौते के जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। भारत के लिए इसका क्या लाभ था, भारत ने क्यों इस संधि को किया। इस संधि के कारण भारत विश्व का पहला देश बन गया जिसने एनएनपीटी सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, और उसके पास परमाणु शस्त्र भी थे, कैपेबिलिटी तो है। तो परमाणु शस्त्र बनाने की क्षमता होते हुए भी उसको नागरिक परमाणु सहयोग और व्यापार करने का अधिकार मिल गया। So India was the first country which got this right, although it was a nuclear power, yet and it had not signed NNPT or CTBT, yet it got this right to develop program to use nuclear energy for civil purposes. दूसरा लाभ भारत को जो था, समझौता के बाद परमाणु भेदभाव की स्थिति समाप्त हो गई और भारत को यह अधिकार मिल गया कि वो अपनी जो परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए, जो हम लोगों ने पहले चर्चा की कि उसे परमाणु जो उसके संयंत्र थे उनको चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता थी, तो उसके लिए वो एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप परमाणु आपूर्ति समूह के किसी भी देश के साथ अब सहयोग कर सकता था, जो इसके पहले वो नहीं कर सकता था। फिर भारत को ये भी अधिकार मिल गया कि वो एनएसजी के किसी भी सदस्य देश के साथ मिलकर जो परमाणु संयंत्र, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, परमाणु ईंधन फ्यूल और परमाणु टेक्नोलॉजी है उसके बारे में कोई द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौता करे। एनएसजी के जो देश थे अब उनके साथ वो समझौता करके अपनी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाने के लिए जरूरतें थी, टेक्नोलॉजी की हो चाहे वो ईंधन की हो, उनको पूरा करने के लिए वो ये समझौता कर सकता था। फिर इसके अलावा भारत डुअल टेक्नोलॉजी यानी जिसका प्रयोग एनर्जी के निर्माण के लिए और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को संचालित करने के लिए वो कर सकता था, अब वो उसे प्राप्त कर सकता था। जिन देशों ने एनएनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे उनके लिए ये संभव अदरवाइज नहीं था। फिर इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात की, भारत अपनी जो स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता है उसको पूर्ण कर सकेगा, ये भी माना गया। क्लीन एनर्जी, इसकी जो आवश्यकता है, भारत की एनर्जी की, ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो लगातार बढ़ी है। यद्यपि ये कहा जाता है कि 2025 से ये जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसमें कमी आएगी। शायद इसी आधार पर कहा जाता होगा कि हम एक क्लीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम एनर्जी उत्पन्न कर सकेंगे। भारत परमाणु विद्युत घर स्थापित कर पाएगा, इस डील की वजह से ये बात भी कही गई। तो ये बड़े महत्वपूर्ण तत्व थे जिनकी वजह से भारत ने इस संधि को करना उचित समझा।
और अगर हमारी जो एनर्जी की जरूरत है, अगर वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी हो जाती है, तो कच्चे तेल के आयात के लिए हमें जो डिपेंड करना पड़ता है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज पर, वो शायद हमें ना करना पड़े। भारत की इन देशों पर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी और भारत अपनी एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। फिर इस विधेयक के लिए ये कहा जा रहा था कि इसकी वजह से भारत के परमाणु प्रोग्राम पर नियंत्रण हो जाएगा अमेरिका का, लेकिन ऐसा कहा गया कि ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इस समझौते के पश्चात भारत स्वयं ये निर्णय ले सकेगा कि वो जो नए परमाणु संयंत्र स्थापित करेगा वो सैन्य है या गैर सैन्य है, उनको किस उद्देश्य से, नागरिक परमाणु संयंत्र है या सैन्य संयंत्र है। और वो सैन्य संयंत्र को जरूरी नहीं है कि वो अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रखे। 22 में से 14 संयंत्रों को ही उसमें ओपन किया था IAEA के लिए। फिर इसके अलावा परमाणु संयंत्र में जो ईंधन प्रयोग किया जाए उसका दोबारा प्रयोग करने का भी उसको अधिकार प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए उसकी स्वतंत्रता बनी रहेगी। अमेरिका और भारत दोनों के बीच हुए समझौते में ये कहा गया कि कोई भी एक देश 1 साल की नोटिस देकर इस समझौते को खत्म कर सकता है, रद्द कर सकता है। और कहा गया कि ये समझौता 40 वर्ष के लिए है और फिर उसको 2 बार 10-10 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। तो अगर कहीं पे ऐसा लगे कि ये इस समझौते से नुकसान हो रहा है तो उसको 1 साल की नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। एक एप्रीहेंशन ये भी उत्पन्न हो रहा था कि भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी उसको देखते हुए ये कहा जा रहा था कि अगर कहीं कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके तो बड़े भयावह परिणाम होंगे, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। तो समझौते में यह भी स्पष्ट था कि इसके लिए जिसके साथ सहयोग करके संयंत्र बन रहा है उस देश की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस समझौते में भारत का जो सम्मान था, उसकी जो इमेज थी, उसको काफी बूस्ट प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक परमाणु संपन्न देश के रूप में देखा जाने लगा। और अगर भारत एक बड़ी शक्ति बनना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी था कि वह मेन स्ट्रीम में आए, मुख्य धारा में जुड़े। और इस जो पैक्ट था, इस डील ने इस बात को संभव कर दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान की भी वृद्धि भारत के लिए हुई और भारत ने ये घोषित कर दिया था कि वो आगे परमाणु परीक्षण नहीं करेगा और इस प्रकार उसने अपने आप को एक शांति प्रिय देश के रूप में भी घोषित कर दिया था। इस समझौते के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य बना दिया जाएगा और साथ ही उससे G8 जो ग्रुप ऑफ 8 है, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके समकक्ष स्थिति मिल जाएगी। ऑल्दो ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। भारत अभी भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पाने के लिए प्रयास में लगा ही हुआ है और उसको ऐसा प्राप्त नहीं हुआ। इस समझौते की कई सीमाएं भी कही गई और पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के जो परमाणु संयंत्र थे वो अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के लिए खोले गए। उसके पहले ऐसा नहीं था। भारत अपनी स्वतंत्रता में जो इंटेग्रिटी है, अपनी सुरक्षा के मामले में बहुत सेंसिटिव था। लेकिन अब हमारे जो परमाणु संयंत्र थे वे इंटरनेशनल जो निगरानी थी उसके लिए खुल गए। फिर भारत में जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक तरफ परमाणु शस्त्र बनाने के लिए प्रोग्राम था और दूसरी ओर जो क्लीन एनर्जी या सिविल जो न्यूक्लियर एनर्जी थी उसको लेकर जा रहा था। तो 2 अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आरंभ हो गए, जिसके कारण ये कहा गया कि वैज्ञानिकों में बड़ा एक प्रतियोगितापूर्ण वातावरण बन गया, जो बहुत स्वस्थ नहीं कहा गया। इसके अलावा
ये भी माना गया कि आलोचकों ने कहा कि अब अगर कहीं भारत कोई भी टेस्ट करेगा तो उसके बड़े रेपरकशंस होंगे, और जो भी परिणाम होगा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, जो रिएक्शंस आएंगे वो कहीं ज्यादा विशाल और दृढ़ होंगे, और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है अगर भारत अब कोई न्यूक्लियर टेस्ट करता है। फिर जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने कहा कि वे भारत के साथ तब तक परमाणु सहयोग नहीं करेंगे जब तक कि भारत एनएनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं कर देता है। तो ये थे तत्व, और इसके अलावा चीन तो था ही जिसने भारत को एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखा, और इस समझौते से वो बहुत खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसको ये लगा कि भारत दक्षिण एशिया में होते हुए भी अमेरिका के करीब जा रहा है। तो इन सभी आलोचनाओं, सीमाओं पर बहुत लंबी चर्चा हुई, और जैसा आपने देखा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने यूपीए से अपना जो समर्थन था वही वापस खींच लिया था, और मनमोहन सिंह की सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ गया। लेकिन इन सबके बावजूद मनमोहन सिंह की सरकार इस परेशानी से, क्राइसिस से बाहर निकल पाई, और इस डील पर हस्ताक्षर हुए, और दोनों देशों की संसद ने, अमेरिका में कांग्रेस ने और भारत में हमारी जो संसद है उसने इसे पारित कर दिया। उस समय सीनेट में जो बिडेन थे सीनेटर के तौर पे, और उन्होंने इस समझौते को एक महत्वपूर्ण समझौता कहा भारत और अमेरिका के संबंधों में। मैंने इसलिए ये जिक्र किया कि आज वो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और उनका जो उस समय का विचार था अगर वो आज भी कायम है तो भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर होंगे, सहयोगात्मक होंगे, जो बिडेन के काल में भी ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। फिर मनमोहन सिंह के आगे अगर हम लोग चलें, इस समझौते के पश्चात हम लोग बात करें, 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने हुए थे और जॉर्ज डब्ल्यू बुश उधर राष्ट्रपति थे। तो सिविल न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर के बाद भी दोनों देशों के बीच में सहयोग के संबंध बने रहे। अमेरिका में राष्ट्रपति बराक ओबामा सत्ता में आ गए, और उन्होंने नवंबर 2010 में भारत की यात्रा की, और यात्रा के पहले ही दिन दोनों देशों के बीच में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। उस दोनों देशों की कंपनियों ने आपस में कुछ हस्ताक्षर किए, और जिससे अमेरिका में रोजगार के लगभग 50,000 नए अवसर बनेंगे, ये हो पाया। ओबामा ने भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम की भी चर्चा की, और उस पर जो प्रतिबंध था उसको हटाने की घोषणा कर दी। ओबामा ने 45 सदस्यीय जो एनएसजी न्यूक्लियर सब, उसमें भारत की पूर्ण सदस्यता के लिए अमेरिका के समर्थन की घोषणा की, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। भारत और अमेरिका ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए साथ देने का एक निर्णय लिया। 2001 तक अमेरिका भारत की आतंकवाद की समस्या को नहीं समझता था, लेकिन सितंबर 2001 में जिस तरह से अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ, उसके पश्चात आतंकवाद की समस्या अमेरिका के लिए भी एक बड़ी समस्या बन गई। और पूर्व में अभी तक ये देखा गया था कि अमेरिका पाकिस्तान को अपना ज्यादा बड़ा सहयोगी मानता था ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में बनिस्बत के भारत को। अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका को प्रस्ताव भी किया कि भारत पूरी तरीके से तैयार है इस लड़ाई में उसका साथ देने के लिए, लेकिन बुश ने ये बेहतर समझा कि वे पाकिस्तान का साथ लें, और अफगानिस्तान में जो आतंकवादी छुपे थे उनको ढूंढने में शायद उन्हें ऐसा लगा कि पाकिस्तान ज्यादा मदद कर सकता है। लेकिन अब जबकि ओबामा राष्ट्रपति बन गए थे, उन्होंने भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में आतंकवाद की लड़ाई में भारत के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया,
और जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो उग्रवाद को बढ़ावा मिल रहा था, जो प्रश्रय मिल रहा था, उसको दूर करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने भारत के साथ सहयोग की बात कही, जिससे एशिया पैसिफिक का जो क्षेत्र है उसको सुरक्षित बनाया जा सके और जो इंटरनेशनल सी ट्रेड है उसको स्वतंत्र और सुरक्षित बनाया जाए, जिससे कि ट्रेड का विकास हो सके, व्यापार का विकास हो सके। इसके अलावा दोनों देशों ने जो मादक पदार्थों की तस्करी थी, समुद्री डकैती के जो इंसिडेंट्स थे, समुद्री सुरक्षा का जो मामला था, इस पर भी बातचीत की और उसमें सहयोग का निर्णय लिया। यानी सहयोग की तरफ दोनों देशों के द्वारा कदम बढ़ाए गए। उस समय जो समुद्री लुटेरे थे वे भी एक बड़ी समस्या के रूप में आ रहे थे, और जहाजों का लूटना और बंधक बना लेना नाविकों को, ये किया जा रहा था, जिसके लिए दोनों देशों ने साथ में काम करने का प्रयास किया। इसके बाद 4 जून 2012 को वॉशिंगटन में साइबर सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने का कार्य किया गया। धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट का काम बढ़ रहा था, उस पर निर्भरता बढ़ रही थी, वैसे वैसे अब उसकी सुरक्षा के लिए भी प्रश्न उठ रहा था, और साइबर अटैक्स हो रहे थे राष्ट्रों के ऊपर, और उससे कैसे बचा जाए, इसके लिए भी भारत और अमेरिका के बीच में सहयोग स्थापित हुआ। भारत सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए हुए, तो जहां चीन हार्डवेयर के निर्माण में देखा जाता है, तो वहीं भारत को सॉफ्टवेयर के विकास में देखा जाता है। आज भी आप देख लें कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल हो, इनके जो हेड्स हैं वो इंडियंस हैं। तो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, एप्स डेवलप करने के क्षेत्र में भारत अग्रणी है, और इसलिए अमेरिका और भारत के बीच में जो संधि हुई, सहयोग हुआ, दोनों देशों ने साइबर हमले से बचाव के लिए इस सहयोग को स्थापित किया। दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे के देश की यात्रा भी की। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 26 से 30 सितंबर 2013 तक अमेरिका की यात्रा पर गए, और फिर उसके बाद उन्होंने वहां पर तरह तरह के समझौते, जिससे कि भारत और अमेरिका के बीच में संबंध बेहतर बन सके, उस पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें जलवायु से संबंधित समझौता भी था। इसके अलावा इसमें हिंद महासागर क्षेत्र के संबंध में भी समझौता किया गया। तो ऐसे कई समझौते हुए, जिससे आर्थिक क्षेत्र में या सुरक्षा के क्षेत्र में, जो अमेरिका पहले भारत को किसी भी प्रकार के शस्त्रों की आपूर्ति नहीं करता था, जो भारत के साथ सुरक्षा संबंध अमेरिका के नहीं थे, आज भारत अमेरिका के संबंध इस दिशा में काफी मजबूत हो गए थे। दोनों देशों के बीच में ऊर्जा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद को रोकने के लिए, तरह तरह के पर्यावरण को लेकर, क्लाइमेट को लेकर ऐसे बहुत सारे समझौते हुए, जिन्होंने दोनों देशों को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद 2014 में जो स्टेज सेट हो गया था, यानी भारत और अमेरिका के बीच संबंध काफी परिवर्तित हो चुके थे। आज से 30 साल पहले जैसे संबंध थे, उसमें बहुत परिवर्तन आया था, और मनमोहन सिंह की सरकार ने उसमें बड़ा योगदान दिया था, क्योंकि दोनों देशों के बीच में अब बड़े फ्रेंडली रिलेशन स्थापित हो गए थे। बिल क्लिंटन के समय से लेकर ओबामा के समय तक दोनों देशों में कॉर्डियल, बढ़िया फ्रेंडली रिलेशंस थे। जहां एक समय था कि निक्सन, श्रीमती गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री थी, उनके साथ दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे, और अभी कुछ समय पहले जो अमेरिका ने पेपर्स जारी किए हैं, उसमें निक्सन के द्वारा
प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वे बड़े दुखदाई दिखाई देते हैं। तो इसलिए हम पाते हैं कि पिछले 30 साल में भारत और अमेरिका के संबंध एक नई दिशा को प्राप्त करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में उन्होंने विदेश मंत्रालय को संभाला, उस समय तक सेट हो गया था स्टेज एंड एक फ्रेंडली सहयोगात्मक जो रवैया था वो दोनों देशों के संबंधों में उत्पन्न हो चुका था। उसी को मोदी ने भी आगे बढ़ाने का काम किया और उसकी हाइट आपने पिछले साल देखी थी जब फरवरी में मोदी अमेरिका गए और जहां पर मोदी और ट्रंप दोनों ने मिलकर सभा की, जो वहां पे इंडियंस थे उनको एड्रेस किया, हाउ डू मोदी का नारा लगाया गया। तो पिछले साल मार्च में ही 24 मार्च या कोई डेट थी जब ट्रंप भारत आए और यहाँ पर उनके सम्मान में एक आयोजन किया गया जिसमें मोदी और ट्रंप दोनों ने मिलकर लोगों को एड्रेस किया। तो इट वाज एक पब्लिक गिमिक भी था क्योंकि वो एक समय था जब मोदी को चुनाव लड़ना था और फिर वो समय था जब ट्रंप को चुनाव लड़ना था। और भारत के लिए जो अमेरिका में बसे हुए भारतीय हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसके साथ ही साथ अमेरिका में जो भारतीय बसे हुए हैं, जो एक बड़ी संख्या है उनके पास वोटिंग राइट है, तो यहाँ आकर ट्रंप ने उन भारतीयों को एक तरह से अपील किया था कि वो उन्हें ही वोट दें। अभी भी आप देख रहे हैं कि जो बाइडेन के शासनकाल में अनेक भारतीय महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए, तो भारतीय जो अमेरिका में बसे हैं दे आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल देयर। और पिछले साल मोदी का जो प्रोग्राम हुआ वो एक जरिया था अमेरिका में बसे भारतीयों को अपील करने का। तो मोदी ने 26 से 30 सितंबर 2014 के बीच में अमेरिका की यात्रा की। हमें मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अनेक देशों की यात्राएं की जिससे कि उन देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाया जा सके। वी कैन कॉल इट यात्रा कूटनीति भी कहा जा सकता है इसको, कि दूसरे देशों में जाकर उनसे वहाँ के लोगों से राष्ट्राध्यक्षों से मिलकर भारत के विषय में बताना और भारत के साथ सहयोगात्मक रूप स्थापित करवा पाना। दोनों प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कई बैठकें की और भारत अमेरिका संबंधों को एक नई हाइट पर पहुंचाया। और इसके अलावा जो पीछे न्यूक्लियर सिविल डील हुई थी उसमें जो दिक्कतें आ रही थी उसको दूर करने का भी इस दौरान प्रयास किया गया। मोदी ने WTO के व्यापार समझौते का मुद्दा भी इस समय उठाया और खुलकर इस पर चर्चा की गई, ऐसा प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा कहा गया। क्योंकि भारत के अपने कंसर्न्स थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। भारत अभी कमजोर देश था, उसके किसान अभी भी सब्सिडी चाहते थे और ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिनमें भारत हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे रशिया हो, चाइना हो, साउथ अफ्रीका हो, ये डेवलप्ड कंट्रीज का की बराबरी नहीं कर सकते थे। मोदी ने ओबामा से कहा कि भारत व्यापार का समर्थन करता है लेकिन देश की खाद्य सुरक्षा की कीमत पर नहीं। यानी अगर हम अपने किसानों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल होगा। तो जहां WTO कह रहा था कि सब्सिडीज को खत्म कर दिया जाए, इसको लेकर काफी समस्या थी क्योंकि हमारे जो किसान थे उन्हें अभी आर्थिक सहायता की सरकार से जो सब्सिडी थी, जो छूट थी, उसकी जरूरत थी। तो दोनों देशों के नेताओं ने इस पर चर्चा किया कि कैसे सब्सिडी के मुद्दे का हल निकाला जा सके। इसके पहले ब्रिक्स का निर्माण इसी में किया गया था और WTO में भारत ने खाद्य सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। तो इस मुद्दे पर
ये एक सेंसिटिव इशू था, इस पर भारत ने अमेरिका से अपने कंसर्न्स को शेयर किया। इसके अलावा रक्षा सहयोग पर, जलवायु परिवर्तन पर, परमाणु नागरिक ऊर्जा सहयोग, परमाणु निशस्त्रीकरण पर भी दोनों देशों के बीच में समझौते किए गए। जलवायु परिवर्तन पर दोनों ही देश चिंतित थे और पेरिस जो समझौता था जिससे ट्रंप निकल गए थे और जो बाइडेन उसमें फिर शामिल होने जा रहे हैं, अमेरिका को शामिल कर रहे हैं, तो जो पर्यावरण को लेकर जो चिंता थी वो दोनों देशों की समान थी। एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, तो दोनों के बीच में अब जाकर संबंध ऐसे बन सके जहां पर दोनों कई मुद्दों पर एक जैसे दिखाई देते हैं। भारत भी मानवाधिकारों की बात करता है, भारत भी आतंकवाद के विरोध की बात करता है, सुरक्षा परिषद में सुधार की बात करता है, स्किल डेवलपमेंट की बात करता है, जलवायु परिवर्तन की बात करता है। तो ये सारी बातें दोनों देशों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेकर आती हैं और इसी वजह से भारत और अमेरिका दोनों के बीच में सहयोग उत्पन्न होता है। ओबामा के समय तक भारत और अमेरिका के बीच के ट्रेड रिलेशंस काफी अच्छे रहे और जो कंपनियां थी एक दूसरे देशों में जाकर काम कर सकें, इसके भी प्रयास किए गए। मोदी ने भारतीय जो आईटी कंपनीज थी उनका मुद्दा ओबामा के सामने उठाया और ये आग्रह किया कि ओबामा कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे भारतीय कंपनियां अमेरिकी अर्थव्यवस्था तक पहुंच सके। क्योंकि ओबामा प्रशासन में एक बिल पारित किया था जिससे आईटी कंपनियों का भविष्य ही अधर में लटक गया था। जैसे ट्रंप ने पीछे वीजा देने पर ही रोक लगा दी थी, जिससे कि जो भारतीय वहां जाकर अपना स्किल का प्रयोग करके, इनफैक्ट दे वर कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी, टू द डेवलपमेंट ऑफ अमेरिका, उस पर रोक लग गई थी, जो बाइडेन ने जिसको हटाया है और फिर से वीजा देने का काम शुरू किया है। फिर 26 जनवरी 2015 की तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस दिन भारत का रिपब्लिक डे था और बराक ओबामा और मिशेल ओबामा उस कार्यक्रम के अतिथि थे। एक बड़ा ही मेमोरेबल डे था। बराक ओबामा ने गणतंत्र दिवस पर भारत का अतिथि बनना स्वीकार किया था और ऐसे वो पहले राष्ट्रपति थे जो 26 जनवरी पर अतिथि के रूप में दिखाई दिए। और अभी मात्र 4 महीने हुए थे दोनों राजनेताओं के बीच में बातचीत आरंभ होते हुए। मोदी ने 23 से 28 सितंबर 2015 में यूएस की अपनी दूसरी यात्रा की और उस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया इत्यादि राज्यों को विजिट किया और वॉशिंगटन डीसी का ये पहला दौरा था और इस तरीके से दोनों देशों के जो राज्याध्यक्ष थे उनकी यात्राएं, उनके बीच में बातचीत ने भारत के लिए, भारत की जो कंपनियां थी उनके लिए एक सहयोग का रास्ता खोला आर्थिक क्षेत्र में। अगस्त 2016 में भारत और अमेरिका के बीच में एक रक्षा समझौता साइन किया गया जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों बड़े चिंतित हुए क्योंकि इस एग्रीमेंट के मुताबिक भारत और अमेरिका साजो सामान, मरम्मत और आपूर्ति के लिए एक दूसरे की संपदाओं और सैन्य ठिकानों का, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण समझौता है कि दोनों ने कहा, एक समय था जब अमेरिकी हवाई जहाजों को भारत में उतरकर इराक जाते समय रिफ्यूल करने की अनुमति दी थी, उसको लेकर कितना समस्या उत्पन्न हुई थी और ये कहा गया कि भारत ने अपना जो नॉन अलाइनमेंट है उसको समाप्त कर दिया, उसको ट्रेड कर दिया। और आज ये स्थिति थी कि दोनों देशों के बीच में ये समझौता हो गया कि वे एक दूसरे के ठिकानों का प्रयोग कर सकते हैं सुरक्षा के लिए, अगर उन्हें किसी साजो सामान की मरम्मत करनी है या आपूर्ति करनी है ऐसी स्थिति में।
आतंक से निपटने के लिए भी अमेरिका ने भारत को भरोसा दिलाया कि वो उसके साथ है, और इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। साझो सामान संबंधी आदान प्रदान समझौता लेमोआ पर हस्ताक्षर किया गया। मनोहर पर्रिकर उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे। तो भारत के और अमेरिका के बीच में जो हस्ताक्षर हुए लेमोआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लेमोआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये समझौता बड़ा महत्वपूर्ण था। और नतीजा क्या था कि चीन का रुख काफी आक्रामक होने लगा, पर भारत इससे कोई बहुत प्रभावित नहीं हुआ, और ये समझा गया कि भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा की आवश्यकता है, विशेष रूप से इंटरनेशनल ट्रेड जिसमें समुद्र का प्रयोग हो रहा था। और चीन अमेरिका को समुद्र में चुनौती दे रहा था। चीन जो पैसिफिक ओशन था उसके बड़े भाग को साउथ चाइना सी के रूप में कहता था। तो चीन अमेरिका को न तो हवा में चुनौती दे सकता था और न ही जमीन पर, और इसलिए उसने क्या किया, उसने दक्षिण चीन सागर यानी जो प्रशांत महासागर का जो हिस्सा उसके दक्षिण में था उस पर उसने अपना हक जमाना शुरू कर दिया। अगर आपको आगे आप एमए में पढ़ेंगे, उनका आपने नहीं पढ़ा है कि ये महान की जो थ्योरी है कि जिसका समुद्र पर नियंत्रण है वो मजबूत राष्ट्र बन जाता है। तो साउथ चाइना सी में उसने अपने पांव बढ़ाने शुरू कर दिए। अब अगर अमेरिका साउथ चाइना सी में अपने जहाजों को भेजता है और उस क्षेत्र की पेट्रोलिंग कराता है तो खर्चा बहुत होगा, और ऐसा करना बिल्कुल भी उसके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए अमेरिका को भी भारत के सहयोग की जरूरत है, और भारत भी अकेले हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में सुरक्षा नहीं कर सकता, इसलिए भारत को भी अमेरिका की जरूरत है। इसलिए दोनों को ही, चीन को बैलेंस करने के लिए दोनों को ही एक दूसरे की आवश्यकता है, और इसलिए ये जो समझौता था लेमोआ ये दोनों देशों के लिए ही जरूरी था, दोनों देशों के लिए फायदेमंद था, क्योंकि इससे जो मैसेज जा रहा था वो ये कि अगर चीन समुद्र में ज्यादा अपनी दखल बढ़ाएगा और आगे इंडियन ओशन की तरफ आता है तो भारत चुप नहीं बैठेगा। और इसके अलावा ये देखा गया था कि चीन में पनडुब्बियां बनाने पर बड़ा पैसा वो खर्च कर रहा था, और ऐसा भय था कि इनको वो आगे इंडियन ओशन में भी तैनात कर सकता है। तो नतीजा क्या था कि इस समझौते से भारत को भी लाभ था और अमेरिका को भी इससे फायदा हो रहा था, जिससे दोनों के नेवी मिलकर कम खर्चे में सुरक्षा का काम कर सके। तो दोनों भारत और अमेरिका के बीच में अभी प्रेजेंटली ऐसे कोई बड़े मुद्दे नहीं हैं। हाँ, कुछ अन्य मुद्दे जैसे ईरान का मामला था, ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम था उसको लेकर भारत की सोच कुछ और थी और अमेरिका का सोच कहें या इंटरेस्ट कहें कुछ और था। ईरान के साथ मित्रता रखना उसके लिए अच्छा था, और अमेरिका ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका धुर विरोधी है। तो कुछ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर दोनों के लिए थोड़ा सा मुश्किलें उत्पन्न होती हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों के बीच में कोई अभी मेजर इश्यूज नहीं दिखाई दे रहे। इनफैक्ट 2017 जून में भी प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की यात्रा की और दोनों देशों के बीच में व्यापार के मुद्दों पर बातचीत हुई। इस समय राष्ट्रपति ट्रंप आ गए थे और ट्रंप ने मोदी से आतंकवाद और रक्षा और व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा की थी। चीन के मामले में भी ट्रंप और मोदी के जो इंटरेस्ट थे वो कॉमन थे, और दोनों ही साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते हुए प्रभुत्व से परेशान थे या कह चिंतित थे, और इसके लिए दोनों को एक दूसरे से सहयोग की आवश्यकता है। इस दौरान ट्रंप के राष्ट्रपतित्व काल में भारत को कुछ सुरक्षा संयंत्र थे वो भी प्राप्त हुए। भारत को 22C गार्डियन ड्रोन बेचने की पेशकश अमेरिका के द्वारा की गई।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण तत्व थे जो भारत अमेरिका संबंधों को बताते हैं। और इसमें केवल एक चिंता का प्रश्न ये उठता था कि चीन के अलावा रूस भी भारत और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती को देखकर चिंतित होता था और उसको ऐसा लगता था कि भारत जो अभी तक सिर्फ उससे शस्त्र खरीदता था अब अमेरिका से भी ले रहा है। लेकिन भारत ने इस मामले में रूस को आश्वासन दिया कि वह उसका जो सबसे बड़ा शस्त्र का सप्लायर है वो बना रहेगा और उसके साथ उसके संबंध जैसे पूर्व में थे उसी प्रकार के। लेकिन हाँ, भारत अमेरिका संबंधों ने चीन को जरूर चिंतित किया है और शायद उसी का नतीजा है कि चीन जहाँ अपने सारे पड़ोसी देशों से उसने अपने संबंधों को ठीक करा रखा है, उनके साथ अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल कर लिया है, पर शायद वो चाहता ही नहीं है कि भारत के साथ अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को वो समाप्त करे और उसका उद्देश्य है कि भारत को वो परेशान करता रहे और उसमें कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका की जो बढ़ती दोस्ती है वो उसके माथे पर पड़ डालता है। एक जमाना था जब चीन और अमेरिका के बीच में घनिष्ठता थी, व्यापार को लेकर आर्थिक संबंध दोनों के बहुत अच्छे थे और इसका पूरा लाभ चीन को प्राप्त हुआ था। आज अगर ट्रेड में देखा जाए तो चीन और अमेरिका के बीच में चीन फायदे में है, अमेरिका नहीं। और अब भारत के साथ उसके बढ़ते संबंधों को देखकर चीन की चिंता बनी हुई है। तो भारत और चीन के बीच, भारत और अमेरिका के बीच में अब जबकि राष्ट्रपति जो बाइडेन आ गए हैं और ये माना जा रहा है कि इस मोर ओपन बिकॉज ट्रम्प वाज मोर कंजर्वेटिव, ही टॉक्ड ऑफ अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट। और जिस तरीके से एक जमाने में रीगन ने कहा था उसी तरीके से उन्होंने भी बॉर्डर्स को बंद करना और यहाँ तक कि मेक्सिको के साथ तो दीवार बनवाने का भी उन्होंने काम शुरू करा दिया। तो he was a different kind of person and much discussion has already been done on that. But now that Joe Biden is there, we believe that there will be more rational decisions regarding foreign policy and US-India relations will improve and they will be more cooperative and more friendly. तो ट्रंप ने जो व्यापार के क्षेत्र में जो उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिए थे, जैसे जून 2018 में अमेरिका ने भारतीय स्टील पर 10% और एल्युमिनियम पर 25% टैरिफ बढ़ा दिया। इसके जवाब में भारत सरकार ने भी अमेरिका से आयात होने वाली लगभग 29 चीजों पर टैरिफ लगाने का निर्णय किया, जिसका ट्रंप ने विरोध किया। इसी तरीके से जून 2019 के शुरुआत में अमेरिका ने भारत को जीएसपी से बाहर कर दिया, जिससे भारत के 5.6 अरब डॉलर के निर्यात पर रियायतें मिलनी बंद हो गई। ऐसे और भी बहुत सारे काम थे, जैसे डेटा लोकलाइजेशन और डिजिटल ट्रेंड पर ट्रंप के विरोध के बावजूद भारत ने अपना जो रुख था उसको कायम रखा। भारत ने कहा कि डेटा पैसे का नया रूप है और इस पर विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाए। भारत और अमेरिका के बीच में भी ट्रेड वॉर भी चला। अमेरिका ने 2019 में भारत को जो प्रेफरेंशियल ट्रेड का जो अधिकार दिया था उसको समाप्त कर दिया, जिससे भारत का बहुत बड़ा सामान 6 बिलियन डॉलर के भारतीय सामान पर आयात शुल्क लग गया। इसके जवाब में बिकॉज इट वाज अ वॉर, तो भारत ने भी इसके जवाब में सेब, बादाम, अखरोट सहित 28 अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया। नतीजा अमेरिका के उत्पादों पर इसका असर पड़ रहा था। तो भाई अगर आप हमारे सामान पर आयात शुल्क लगाएंगे तो हम आपके सामान पर लगाएंगे। ग्लोबलाइजेशन 30 साल के बाद खत्म होता हुआ दिखाई देने लगा, क्योंकि अगर हमें यही शुल्क ही लगाने हैं तब ग्लोबलाइजेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो this is how Indo-US relations have been in the past several years after India's independence. और अभी तुरंत जो बाइडेन के साथ मोदी के साथ संबंध है वो तो अभी शुरुआत है, यद्यपि शुरुआत
अच्छी है, आशाजनक है। बहुत सारे प्रतिबंध जो ट्रंप ने लगाए थे, अब वो समाप्त कर दिए गए हैं। तो भारतीय जो आईटी के क्षेत्र में काम करने वाले हैं या अन्य कंपनी में काम करने वाले हैं, अब उनके लिए पुनः मौका खुला है बाहर जाने का, अमेरिका में जाकर काम करने का। तो these are some good changes which will benefit Indo-US relations, I believe. So this is about Indo-US relations and various prime ministers period. तो कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।